तो आप देख रहे हैं IBS 24। सरकार जो कि अब अपने मुकाम पर पहुंचने जा रहा है। हमारे इस बुलेटिन में लगातार अपडेट हम दिखा रहे हैं क्योंकि सरकार मुकाम मंत्री का चेहरा तय होने वाला है, लेकिन सस्पेंस और थोड़ा बढ़ गया है। 12 बजे बैठक होनी थी, अब दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक हो गई जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर जो 12 बजे की जो बैठक थी, जिसके बाद अभी लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें चर्चा हो रही होगी, कुछ ना कुछ इसमें तय हो रहा होगा, वो और टल चुका है। यानी सस्पेंस और बढ़ चुका है और लगातार अपडेट और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, रिएक्शंस पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही जब से पर्यवेक्षक यहां पहुंचे, छत्तीसगढ़ पहुंचे, और कल से यहां पर बड़े नेताओं का, ओम माथुर के पहुंचने का, नितिन नवीन के पहुंचने का सिलसिला जारी था, लेकिन आज पर्यवेक्षक भी पहुंच चुके हैं और पर्यवेक्षक के पहुंचने के साथ ही अब तय है कि यहां पर बैठक होगी। वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भी पहुंचे, वहां पर एक अनौपचारिक बैठक हुई है, चर्चा हुई है, अभी भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। लेकिन इस वक्त बता दें आपको कि आज विधायक दल की जो बैठक है वो दोपहर 2 बजे होगी। पहले यह बैठक 12 बजे से होने वाली थी, लेकिन अब दोपहर 2 बजे विधायक दल की यह बैठक होगी। तो ये दो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी। छत्तीसगढ़ में आज विधायक दल की बैठक होगी और कल मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। वहीं प्रदेश बीजेपी दफ्तर में कल विधायक दल की बैठक होगी। यानी दोनों ही जगहों पर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। और आज छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब अंतिम दौर में बैठकों का दौर चल रहा है। 2 बजे से विधायक दल की भी बैठक हो जाएगी और उसके बाद विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में कल होगी विधायक दल की बैठक, जिसमें विधायक दल का नेता चुनने के साथ ही वही मुख्यमंत्री भी होगा। तो पर्यवेक्षक दोनों ही राज्यों में नियुक्त कर दिए गए हैं। आज पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश में कल बैठक होनी, लिहाजा कल सभी बड़े नेता पर्यवेक्षक वहां पर बैठक लेंगे। तो किसके नाम पर मुहर लगेगी, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में इस वक्त मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कवायद चल रही है और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी भोपाल में विधायक दल की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी। ये बैठक पहले 12 बजे होने वाली थी, अब ये बैठक दोपहर 2 बजे होगी और उस बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और यही विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री तय होगा। चलिए, इन दोनों ही जगहों से ज्यादा अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा, राजेश राज इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, तो ब्रिजेश जैन हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे ब्रिजेश का। ब्रिजेश, कल हालांकि विधायक दल की यहाँ पर बैठक होने जा रही है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी और कौन कौन से नेता, क्योंकि हालांकि विधायक इसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन ये भी तय है कि बाकी नेताओं से भी चर्चा होगी। ब्रिजेश, चलिए, लगता है हमारा संपर्क ब्रिजेश से इस वक्त टूट गया, लेकिन हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश राज का रुख करेंगे। राजेश, आपके साथ इस वक्त बहुत से लोग हम तस्वीरों में देख पा रहे, तस्वीर में कौन कौन ये लोग हैं और क्या इनकी मंशा, क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है इनकी? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। तमाम विधायक हैं वो अंदर पहुँच चुके हैं। एक रमन सिंह हैं जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनका इंतजार हो रहा है। संभवतः 2 बजे की बैठक शुरू होगी तो 2 बजे से पहले पहुँच भी जाएंगे। जो आपको प्रदेश दफ्तर के बाहर जो तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं और अपने नेता के सपोर्ट में है। क्या मान रहे हैं आप, किनको बनना चाहिए सीएम? मैं मनोज गुप्ता सरगुजा से हूँ जी, एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं मैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और नेता होगा। और मैं जानता हूँ बिल्कुल सही है। आपकी कोई पसंद है, आदिवासी होने चाहिए, ओबीसी से होने चाहिए? देखिए, मैं जाति बात मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूरी है कि सरगुजा क्षेत्र पहली बार इतिहास रची है, 14 के 14 सीट दी है। मैं चाहूँगा कि सरगुजा संभाग से हो और ऐसा नेता हमारा मुख्यमंत्री बने जो 5 साल बाद हमारी सरकार लौटी है। 1 मिनट, 5 साल के बाद सरकार लौटी है, जो पिछले गलतियां कुछ होंगी ऐसा उसको अवलोकन करते हुए अभी नए कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप कार्य करे। और मैं चाहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करे कि भारतीय जनता पार्टी का होगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सरगुजा और एक ही कार्यकर्ता की फिक्र करने वाला मुख्यमंत्री बने, आपकी क्या मंशा है? एकदम, मैं भी वहीं से सरगुजा संभाग से हूँ। मैं आशुतोष दुबे, बूथ अध्यक्ष 162 शिवपुर से। हम भी 14 अपने सरगुजा संभाग से 14 को दिए हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे संभाग से ही कुछ क्या होना चाहिए।
देखिए, हमारे लिए तो सब बराबर है, सबका सम्मान है। हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शर्मा परिवार की गढ़ माना जाता था, आज उसने हमारे मोतीलाल साहू जी ने ऐतिहासिक जीत से उनको निकाला है और जनता ने निकाला है, तो मोतीलाल साहू जी को मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। अभी अपने से कहाँ से आए हैं आप और क्या चाहते हैं? सर, मैं रायपुर का हूँ। सबसे ज्यादा वोटों से जो इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में विजयी घोषित हुए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, 68,000 वोटों से। तो सर अब 8 बार के विधायक रह चुके हैं, तो हम सभी का सोच रहे हैं सबसे पुराने सबसे सीनियर नेता वही है, भले उनका नाम आगे नहीं आ रहा है लिस्ट में। बाकी तो सर क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो रायपुर से हूँ यही। जी जी। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई सही आदमी बने जी, और जो योजनाओं को लागू करे, ठीक है राजेश, ताकि हमारे जो जनता ने विश्वास किया है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो कौन से आप हमारे साथ आदिवासी होना लोगों से चाहिए? रिएक्शन हम लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें लगातार कवायद जारी है और इस बीच 2 बजे ये बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक जो पहले 12 बजे होने वाली थी, अब 2 बजे होगी ये बैठक। लंच के बाद ये बैठक होगी। पर्यवेक्षक पदाधिकारियों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। बैठक में प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मांडविया, नितिन नवीन भी मौजूद हैं। भूपेंद्र सवन्नी, विजय शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस बैठक में उनके साथ मौजूद हैं। यानी कि विधायक दल की बैठक के पहले भी तमाम तरह की राय शुमारी चल रही है। दूसरे भी नेताओं से चर्चा चल रही है, दूसरे पदाधिकारियों से भी लगातार चर्चा जारी है। लंच के बाद अब विधायक दल की बैठक होगी। पर्यवेक्षक पदाधिकारियों के साथ इस वक्त लगातार चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन जो है उपयुक्त हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए। ओम माथुर, मनसुख मांडविया, नितिन नवीन यहाँ मौजूद हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस वक्त सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पर विजय शर्मा, भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद हैं। यानी सभी बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। चलिए, तो एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हमारे वरिष्ठ वरुण सखा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रामोता तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और इसके बाद शशि भगत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले वरुण जी, चूंकि हम लगातार चर्चा करें 2 बजे, अब सस्पेंस और बढ़ गया है। 12 बजे की बात थी, अब 2 बजे से ये बैठक शुरू होगी। यानी थोड़ा और इंतजार हमें और हमारे दर्शकों को, प्रदेशवासियों को यहाँ करना होगा। वरुण जी, बिल्कुल, ये जो लेट होने का जो कारण है, लेट जो बैठक हो रही, जैसे कि 12 बजे का टाइम प्रपोज था, विधायकों को 11 बजे तक पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए थे, फिर टाइम आया 12 बजे मीडिया में, फिर टाइम आया 2 बजे। अभी तक भी जो खबरें आ रही हैं, सारे विधायक वहां नहीं पहुंचे। इवन राजधानी से ही कुछ विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं, जो कि चंद कदमों की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हैं। ये सारे सवाल, ये सारी चीजें जो हैं, यूं ही नहीं हो रही हैं। इन घटनाओं के पीछे भी कोई राजनीतिक निहितार्थ हैं, ये समझना होगा। हमारे रिपोर्टर्स उसमें लगे हुए हैं, अंदर की खबरें निकालने में लगे हुए हैं। मैं रजनीश जी को ये जरूर पूछना चाहूंगा कि रजनीश जी, आप तो बड़े अनुशासित पार्टी वाले हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? और उतना समय लग भी गया तो आज के दिन भी आप घंटे घंटे, मिनट मिनट कैसे बढ़ा रहे हैं? क्यों रमन सिंह भी नहीं पहुंचे अभी तक? जी 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 वरुण जी, आप बहुत वरिष्ठ और बहुत प्रबुद्ध मीडिया जगत के हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लगभग हमको जो जानकारी है, सभी सम्मानीय विधायकगण पहुंच चुके हैं और ये पहले से तय था कि 12 बजे से लेकर के जो विधायक हैं उनको छोड़ के भी पार्टी के जो हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ माननीय पर्यवेक्षकगण, माननीय प्रभारीगण की कुछ बातचीत चर्चा होगी। और 12 बजे से ये करने के बाद लंच के बाद ही विधिवत रूप से विधायक दल का बैठक पहले से तय था और समय सबको वैसे दिया जाता है कि 11 बजे आइए, उसके बाद सबसे भेंट मुलाकात करके, बातचीत करके, और लगभग सारे विधायक पहुंच चुके हैं और सब समय रहते पहुंच जाएंगे। लंच के बाद ही बैठक, ये जो कार्यक्रम था वो उसी प्रकार का था, उसी तय कार्यक्रम के साथ अनुसार सारी चीजें हो रही हैं। आप 2 बजे के बाद बैठक शुरू होगा, उसके बाद बैठक के पश्चात आप देखेंगे कि जैसा आपने कहा कि अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सब कार्यकर्ता खुश हैं, सब नेता खुश हैं कि 15 साल सरकार के बाद हम 5 साल सरकार में नहीं रहे और सबकी मेहनत, प्रयास, प्रयत्न से सरकार बनी है। तो इसलिए कहीं ऐसी कोई प्रकार की बात नहीं है और वो पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, रामोतर तिवारी जी, आपको भी यही लगता है क्या कि ये जो परिस्थिति वश ऐसा हो रहा है, या ऐसा है क्या कि डिले किया जा रहा है, डिले करने की कोशिश हो रही है? रामोतर जी, इसमें 2 प्रकार की बात होगी। या हम लोग को बताया गया अलग टाइम होगा, उनका शेड्यूल दूसरा होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा, अभी और औपचारिकताएं, अलग अलग रायशुमारी हो रही होगी, वो हमको जानकारी नहीं, क्योंकि पत्रकारों को तो सब बाहर हैं पूरे,
जो लोग हैं विधायक माने बड़े लोगों में शायद रमन सिंह जी को छोड़कर सारे लोग पहुंच चुके हैं, ऐसा जो बता रहे हैं आपके रिपोर्टर। तो ये शेड्यूल का कारण क्या है? अलग अलग चर्चा हो रही है कि चर्चा और पहले निर्धारित था या कोई और दिशा निर्देश बाकी है। ये पार्टी स्तर पे समझ आएगा कि इसके कारण क्या हैं, तो बाद में उभर कर आएगी बात जब बैठक के बाद कि वास्तविक में क्या कारण है। चलिए तो कयास लगा सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों पे हो सकता है, मगर भाजपा में क्या है और कांग्रेस में अंतर रहता है। भाजपा में जो समर्पित टीम रहती है ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती, जैसे केंद्रीय नेतृत्व में तय कर दिया है, अगर वहाँ पर कोई निर्णय हो गया होगा समीकरणों पर, प्रत्याशियों पर, चेहरों पर गाइडलाइन तय हो गया होगा, उस पर एक मुहर लगना है। मुहर में कैसे लगेगा और कैसे विश्वास में लेंगे, वो उसकी एक प्रक्रिया का आज हिस्सा है। तो उसमें कितना और क्या क्या चीज़ें जैसे उससे हो सकता है कि मंत्रिमंडल पर चर्चा करें, कि शपथ की स्थल पे चयन पर चर्चा करें, कि किस तरह से अगर किसको मुख्यमंत्री बना देंगे तो विधानसभा अध्यक्ष किस वर्ग को बनाएंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेता बहुत सारे जीत कर आ गए हैं, तो उन नेताओं को कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात इसके बाद जो आज शपथ ग्रहण के बाद ये आएगा कि बजट बहुत जो खासकर घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र के लिए उसको पूरा करना, चुनौतीपूर्ण पूरा करना, एक धान को लेकर, मातारी वंदन को लेकर, जिस तरह से बड़े बड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको आगामी जनता के अपेक्षाओं में खरे उतरने के लिए मंत्रिमंडल को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, सरकार कैसे बेहतर तरीके से चल सकता है, उसका एक रोड मैप तैयार करने का आपसी बातचीत की सहमति बनाई जा रही होगी अभी जब तक बैठक नहीं होने के पहले भी, ऐसा मुझे लगता है। वरुण जी, क्योंकि केवल मुख्यमंत्री नहीं चुनना है, यानी और दूसरे जगहों पर भी बड़े नेताओं को एडजस्ट करना होगा, तमाम तरह की बातों का ख्याल रखना होगा। वरुण जी, शशि भगत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, आप चाहे तो उनसे सीधा सवाल कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। भगत जी, आप जो हैं 2018 की तुलना में भले हारे हों, लेकिन 2023 में कांग्रेस की बहुत बड़ी हार नहीं है, क्योंकि 0.8% वोट ही आपका डाउन हुआ है। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना डाउन क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है अंदर खाने? कॉन्फिडेंस डाउन होने का तो कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको जो जनादेश दिया है उसको सिरोधार्य करते हुए हम आगे की रणनीति बनाते हैं। लेकिन जो वाकया अभी चल रहा है, जिसके विषय में आप और हम बैठे हुए हैं, ये बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2021 में चालू हो गया था, जब डॉक्टर रमन सिंह साहब ने ये बात कहा था। बहुत सारे चेहरे हैं, पत्रकार के एक सवाल पे बहुत सारे चेहरे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनमें से एक चेहरा मैं भी हूँ। तो उस टाइम दावेदारी हो गई थी, और किसी सभा में श्री चंद्राकर जी ने एक बात कही थी कि श्री रामविचार नेताम जी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। उसके 1 घंटे बाद उन्होंने इसी मैटर पे डिनाई कर दिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, तो वहां भी इस तरह की उहापोह की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक रूप से उनके अंदर की एक व्यापक गुटबाजी को करती है, इंगित करती है। तो मैं अब जैसा आपने एक सवाल और किया था अभी कि हमारा मनोबल टूटा नहीं है, हम दुगुने मनोबल के साथ और आएंगे, क्योंकि हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज है बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुआ है, 43% के थोड़ा सा नीचे आया है। और निश्चित रूप से राजनीतिक उठापटक रहता है, हम लोग अपनी सही चीजों को, सही काम को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और उसका ये नतीजा आया है। और हम सभी चीज को सहने के लिए तैयार हैं, विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। पूर्ण मनोयोग से हम लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव उसको फेस करेंगे। शशि जी, आपके यहाँ जो अभी हाल ही में पिछले 3 दिनों में जिस तरह की बयानबाजियां हुई हैं, शीर्ष से लेकर के छोटे स्तर के नेताओं तक ने जो बयानबाजियां की हैं, क्या इन बयानबाजियों से नहीं लगता कि कांग्रेस से जिस समय उसको अपनी दूसरी बनावट की ओर बढ़ना चाहिए था, 24 के चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए था, वो इनमें ही उलझ कर रह जाएगी? शशि जी, देखिए ऐसा है, अधिकांश वो लोग हैं, इसमें से 2 लोग वो लोग हैं जो जिनको टिकट से पृथक कर दिया गया था, उनको निश्चित रूप से हाईकमान के निर्णय को मानना था। और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक अनुशासन होता है, कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी के अंदर भी एक अनुशासन होता है, लेकिन कोई भी तोहमत लगा रहा है तो ये उनका अपना निजी राय हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के जो ग्राउंड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, आज भी कांग्रेस के नेतृत्व को, आज भी कांग्रेस के अनुशासन को मानने को आज भी बाध्य है, तैयार भी हैं। तो पार्टी संगठन के जो मुखिया हैं
उनका भी रिव्यू किया जाएगा क्या शशि जी इसके बाद? मुख्यमंत्री की बात तो हम कर ही रहे हैं रजनीश जी से, लेकिन क्या इस तरह का कांग्रेस में भी कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, पार्टी का तो हमेशा से कोई भी चुनाव आता है उसके बाद रिव्यू होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उसमें रिव्यू करे बगैर कोई भी पार्टी अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर सकती, और उसको जिम्मेदार व्यक्ति को ये निश्चित रूप से निर्देश भी दिया जाएगा हाईकमान के द्वारा कि आपको आने वाले समय में किस किस लाइन में चलना है, आपकी लेंथ क्या रहेगी, आपकी स्पीड क्या रहेगी, सब तो होता रहता है, एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, मुख्यमंत्री चुनने की कवायद लगातार जारी है। रामू जिस तरीके से बात कह रहे हैं शशि भगत जी, उस पर आपका भी रिएक्शन चाहेंगे। कितना मनोबल इस पर असर पड़ेगा ये भी देखना समझना बहुत जरूरी है। आपसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन रजनीश जी से जानना चाहेंगे। रजनीश जी, आप ही बता दीजिए, जो पिछले कुछ दिनों में जो कांग्रेस के भीतर जो बयानबाजी हुई है और वरुण सकट जी ने जो सवाल पूछा था शशि भगत जी से, आपको आपका क्या रिएक्शन उससे क्या लगता है? पार्टी के भीतर वाकई में सब कुछ ठीक नहीं था कांग्रेस के भीतर? देखिए क्या है, कांग्रेस का जो मेरे को लगता है मुख्य जो उनकी दिक्कत है, समस्या है, वो अपने को छोड़ के दूसरे के ऊपर ज्यादा चिंतित रहते हैं। ऐसा लगता है अभी भगत जी का जैसा बयान आ रहा था, ये तो अभी चुनाव के बाद का रिएक्शन है, और वो बोल रहे थे ऐसे किसी ने कह दिया है। अरे ऐसे किसी ने नहीं कहा है, जो नाम अभी आया, जिनका जिनका बयान आया है, वो आपके बड़े सम्मानित विधायक, मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं। विधानसभा में उनकी बात जब होती थी तो मुख्यमंत्री जी उनका भरपूर समर्थन करते थे, पूरा कांग्रेस पार्टी करती थी। तो इसलिए इनका ये कहना कि छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, इनको निश्चित रूप से, और मैं तो सदन का हिस्सा रहा हूं इस 5 साल में, पिछले 5 साल में जी, सदन में वही नेता एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, एक विधायक आरोप लगाती है कि रेत माफियाओं के कारण मेरे को खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया है। इन्हीं के सत्ताधारी विधायक, और इतने विधायक थे जो रोज विधानसभा में इनके प्रदेश अध्यक्ष वहां कहे कि लूट खसोट की सरकार चल रही है, ठीक है, डीएमएफ में भ्रष्टाचार है। तो ये इनको समझ नहीं आता है, इनको समझ चुनाव के बाद आया, ऐसा नहीं है। ठीक है रजनीश जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुक करेंगे स्टार जैन का, इस कुछ ताजा तस्वीरों के साथ, कुछ लोगों के साथ स्टार वहां पर मौजूद है। स्टार, किनके बीच आप मौजूद है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं के बाहर लगा हुआ भीड़ इकट्ठी है यहाँ पर, और आपको बता दूं कि लगभग सभी विधायक अंदर पहुंच चुके हैं, और जो प्रमुख चेहरे जिनके सीएम के नाम पे चर्चा है उसमें भी लगभग सब आ गए हैं, लेकिन पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अभी अंदर नहीं पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होगी, पहले 12 बजे शुरू होना था, वो डिले हो गया है। कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, अलग अलग सभी संभागों से आप पहुँचे हुए हैं, उनसे बारी बारी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए, सरगुजा से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, किस प्रकार का 14 सीटें मिली है? सरगुजा संभाग से हैं, निश्चित रूप से खुशी का माहौल है। पहली बार इतिहास में सरगुजा ने 14 के 14 सीट दिया है। मैं चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ता श्रेष्ठ नेतृत्व तय करेगी, किसी भी नेता को एक मुख्यमंत्री बनने वाले हैं आज, और हम चाहेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री बने जो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास करें। एकदम भैया, जो भैया बोले बहुत अच्छा बात बोले। देखो भैया, क्या सब विधायक अपन अपन में बहुत काबिल है, सीएम बने बरे में कोई दो मत के राय नहीं है, केंद्रीय नेता मन तय करी, लेकिन जैन भी विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बनी ओकर से ही उम्मीद रही जनता मन ला कि वो छत्तीसगढ़ी जन है, 30 त्योहार है, छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़िया बात कहीं हावी होना चाहिए। अभी क्या कहेंगे? चुनाव ने इस बात को सिद्ध कर दिया है, जो हिंदू हित की बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। वेरी गुड। ये गिल्ली डंडा भौरा माटी से सरकार नहीं चला, सरकार योजना से चलते, सरकार सांस्कृतिक विकास से चलते, सरकार राष्ट्रवाद से चलते। देखिए, तमाम कार्यकर्ता हैं, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है किसको उम्मीद करते, कहाँ से सीएम होना चाहिए लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सीएम के लायक है। जिला प्रदेश नेतृत्व तय करी, जिला केंद्रीय नेतृत्व के तय करी, वही भाजपा के मुख्यमंत्री है। भाजपा के जिन मूल आइडियोलॉजी है, मूल लक्ष्य है अंत्योदय, समाज के अंतिम आदमी के विकास ही भाजपा की संकल्पना है, यही पूरा होना है। यहाँ भी कुछ फॉर्मूला बैठ सकता है कि 2.5 साल का या 2-2 साल का कुछ किया, परमानेंट 5 साल का रहेगा। ये कांग्रेस मरी थे, भारतीय जनता पार्टी में ये फार्मूला नहीं रहा है। एक व्यक्ति अंत्योदय की विकास। भारतीय जनता पार्टी में कहीं झूठ लबारी का काम नहीं चला, तो बारी बारी वाले बात नहीं। जो भी मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना थे, और जनता का भयानक उत्साह है कि गांव-गांव के विकास, जन जन के विकास 5 साल से रुके रही, आज वो विकास के गंगा बहाए पर छत्तीसगढ़ आज नया मुख्यमंत्री हुई, नया सवेरा ही।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमन ला बहुत खुशी है। 25 तारीख के हमारे 2 साल के बोनस आने वाला है, 3101 मुफ्त आने वाला है। एकर कारण हमन बहुत उत्साहित। देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद है और सब ये उम्मीद में है कि कब ऊपर बैठक होगी और कब चेहरे पे मोहर लगेगी। कयास सबने अलग अलग लगाए रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है, क्या एक वजह यह हो सकती है? और छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी वर्ग में 47% आबादी है। ओबीसी में सबसे ज्यादा 22% साहू समाज के लोग हैं। साहू वोटर 37 विधानसभा सीटों पर प्रभावी हैं। ओबीसी वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की लगातार मांग उठती रही है, तो एक कारण यह हो सकता है ओबीसी वर्ग का कोई मुख्यमंत्री हो। तो लगातार हमारे साथ पैनल बना हुआ है। वरुण सखा जी का मैं रुख करूंगा। वरुण जी, जिस तरीके से अगर हम 7 दिसंबर 2003 की बात करें, जहां पर अलग अलग जो दावेदार थे, जिनमें पहला नाम था दिलीप सिंह जुदेव का, दूसरा नाम था नंद कुमार साय का, फिर रमेश बैस का भी उसमें नाम था, लेकिन डॉक्टर साहब यानी रमन सिंह चौथे 5वें नंबर पर होने के बाद भी आगे आ गए। पूरी कवायद जो होती है बीजेपी की भी तरह बात करें कि बहुत अलग तरीके से होती है और बहुत उपयुक्त चेहरे को चुना जाता है, क्या ये कवायद अभी भी कुछ ऐसी चल रही है? वरुण जी, ऐसा ही लगता है राहुल। 2003 को अगर हम देखें, पूरा लुक बैक करते हैं तो वो भी वैसा ही माहौल था। प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर रमन सिंह, दिलीप सिंह जुदेव चेहरे थे, अघोषित चेहरे थे, लेकिन जो उनका वीडियो आया था जिसमें वो कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, तो उसके बाद से वो रेस से बाहर हो गए थे। नंद कुमार साय स्वाभाविक रूप से दावेदार थे, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष थे, विधानसभा में बड़े नेता हुआ करते थे। हालांकि वो उस समय तक जो है विधानसभा 2003 में मरवाही से हार चुके थे, परंतु फिर भी आदिवासी चेहरे के रूप में सबसे बड़े चेहरे थे। तो भाजपा के सामने उस वक्त भी बहुत बड़ी उहापोह थी इस बारे में। चूंकि देखिए, इस बारे में सबसे ज्यादा और विस्तार से बता सकते हैं राम अवतार तिवारी जी। तिवारी जी, मैं आपका रुख करूंगा। 2003 का वो सिनेरियो जो है ना, उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, 2003 में जो बैठक हुई थी, मुझे याद है होटल पिकेडली में हुई थी। प्रमोद महाजन जी उसमें थे, पर्यवेक्षक बन के आए थे। तो उस समय जो हुआ था वो यही था कि एक तरफ रमेश बैस जी थे, दिलीप सिंह जुदेव थे, नंद कुमार साय थे, ये रमन सिंह थे। मगर रमन सिंह को चुना गया, उसके कारण थे। वो केंद्रीय मंत्री छोड़कर बहुत विपरीत परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ आए, प्रदेश अध्यक्ष बना, प्रदेश में माहौल बनाया, सक्रिय किया, पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, सक्रिय किया और फिर वो सरकार बनी। तो उसी लिए इस चीज को वो माना जाता है कि अटल जी उस समय थे, अटल जी के प्रिय थे। अटल जी ने उसमें कहा, अटल और राजनाथ सिंह की जो भूमिका थी कि इनको ये बेस्ट रहेंगे जो कार्यकर्ताओं को समन्वय के साथ वहाँ पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करके सरकार चला सकते हैं। ऐसी उन्होंने देखते हुए रमन सिंह को चुना और रमन सिंह ने उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरते हुए 15 साल बेहतरीन तरीके से राज भी किया। तो हम अगर उस समय के दृष्टि तो था, उस समय भाजपा जो है कांग्रेस का गढ़ था, भाजपा शैशव स्थिति में थी। उन 15 सालों में भाजपा मजबूत हुई छत्तीसगढ़ में। आज की स्थिति में जो है, अभी उस समय केंद्रीय नेतृत्व तो उतना मजबूत नहीं था, अभी केंद्रीय नेतृत्व मजबूत था। इस बार के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। उनके नेतृत्व, मोदी की गारंटी, मोदी की योजनाएं, धान पर हामी भराना, ओम माथुर और मनसुख भाई जैसा रणनीतिकार के बीच वो चुनाव लड़े हैं। तो ये ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा आई है। उनके नेताओं की रणनीति, उनका प्लान और उनके दिशा निर्देश पर ही यहाँ चलते रहे। स्थानीय नेतृत्व के जो लोग थे उतना प्रभावकारी नहीं थे। अगर स्थानीय नेतृत्व के भरोसे चुनाव होता तो ये रिजल्ट नहीं आता। तो इस चीज को भाजपा का विधायक भी, नेता भी, कार्यकर्ता भी समझ रहा है। इसलिए जो परिणाम जो है की अपेक्षा जो की जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो परिणाम देंगे, जो संदेश देंगे, जो समीकरण तय करेंगे, वो एक बेहतर होगा, ये मानकर सारे नेता चल रहे हैं। ऐसी ज्यादातर लोग भले संपर्कों में हैं, कहीं कहीं पर लगा, मगर कोई लॉबिंग कर रहा हो या किसी के बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, वैसी नहीं है। लोगों की अलग अलग समीकरणों पर ध्यान दिया जा रहा है कि मैदानी इलाकों में पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग, कांग्रेस ने एक पिछड़ा वर्ग के जुझारू को मुख्यमंत्री बनाया था, भूपेश बघेल जी को। क्या उसी तरह कोई पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व दे सकते हैं क्या? जो पिछले 30-35 साल से साहू समाज है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं,
उन्होंने सांसद के अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष को स्वीकार किया, संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, तो इसलिए उनकी एक बात आ रही है। चुनाव के अलग अलग मुद्दे पिछले बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर लगातार हम बने हुए हैं, कौन होगा वही चेहरा। कुछ घंटे बाद छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले कि नए मुख्यमंत्री के लिए अस्थायी आवास राज्य अतिथि गृह पहुना में तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ सिपरिया ने। भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन इससे पहले कि आप देखिए कि जो भी नए मुख्यमंत्री होंगे वो पहुना स्टेट जो गेस्ट है वहां पर रहेंगे। और आप देखिए कि इससे पहले यहाँ पर पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर तैनात हो गई है। और हमारे आप देखिए कि यहीं पर जो है नए मुख्यमंत्री होंगे वो आएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा जब 2018 में 15 साल बाद जब सत्ता गंवाई थी बीजेपी और रमन सिंह जो है जो मुख्यमंत्री निवास है उसको लगभग 1 महीने बाद छोड़े थे, तब जो है भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री के तौर पर यहीं पर लगभग 1 महीना रुके थे। और अब बस कुछ घंटे बाकी है जब भाजपा ये क्लियर कर देगी कि छत्तीसगढ़ का वो मुख्यमंत्री जो है किसे बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो लगभग यहाँ पर 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहेंगे, क्योंकि जानकारी आ रही है कि अभी जहाँ पर भूपेश बघेल रह रहे हैं जो मुख्यमंत्री निवास है उसे खाली करने में वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले कि अस्थायी मुख्यमंत्री निवास जो है राज्य अतिथि गृह को बना दिया गया है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो अतिथि गृह पहुना में तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। जो मुख्यमंत्री बनेगा फिलहाल पहुना में रुकेगा, जो 2018 में भी हुआ था। हमारे साथ इस वक्त लगातार बड़ा पैनल बना हुआ है, साथ ही हम उनसे लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। वरुण जी, चूंकि हम जाने के पहले चर्चा कर रहे थे सरकार की प्रक्रिया पर, 2003 के विषय पर हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री का निर्वाचन हुआ था, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई, राममोहन तिवारी जी कह रहे हैं अब जो है केंद्रीय नेतृत्व के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया 2024 को ध्यान में रखते हुए। अब ये माना जाएगा कि अब जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उस पर केंद्रीय नेतृत्व का ज्यादा प्रभाव होगा, यानी केंद्रीय नेतृत्व जिसे चाहता होगा वो ही मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल, जैसा कि रामावतार तिवारी जी बता रहे हैं कि उस समय केंद्रीय नेतृत्व का उतना जोर नहीं रहता था जितना अब है। अब तो एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी चलती है। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक चलती है बात, रमेश बैस अक्सर अपने करीबियों में बताया करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 2003 के बाद 2004 में जब भाजपा हार गई तो वो एक लोकसभा सदन में लॉबी में उनको मिल गए। तो रमेश बैस ने जो अभिवादन किया उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे कहा कि अरे आप यहाँ मैंने तो आपका ही नाम दिया था। तो ये एक बड़ा संयोग था कि 2003 में प्रधानमंत्री जो भारत के हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, उन्होंने रमेश बैस को पसंद किया था। अगर ये बात सच है, ये जो बात कही जाती है, तो उन्होंने पसंद किया था, लेकिन पर्यवेक्षक उस समय इतने शक्तिशाली थे या संगठन उतना शक्तिशाली था कि उस बात को उसको एक इनपुट के बतौर लिया गया, ना कि आदेश के बतौर। अब लेकिन ये आदेश के बतौर लिया जाता है। रामावतार तिवारी जी अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए, जो आप विस्तार से बता रहे थे 2003 का सिनेरियो और 2023। देखिए, अभी भाजपा अपने पीक पीरियड में है, सबसे ज्यादा राज्यों में, केंद्र में और प्रोफेशनल स्टाइल में मुद्दों पर वो प्रभावी बहुत ज्यादा, और कांग्रेस कमजोर होते जा रही है। तो ऐसे में जो नेतृत्व है वो निश्चित तौर पर सारे समीकरण, अभी देखिए लोकसभा चुनाव है, अब जो चुनाव होना है लोकसभा है, तो सारे फैसले लोकसभा चुनाव के अनुसार होंगे, लोकसभा चुनाव के समीकरणों के अनुसार। अब कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ में पूरे 11 के 11 सीट कैसे आ सकती है, किन समीकरण से आ सकती है, कौन मेहनत कर सकता है, किस तरह समन्वय बन सकता है, किस तरह वो देश भर में संदेश जा सकता है। हालांकि 3 मुख्यमंत्री का चयन होना है, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश का, फिर राजस्थान का होना है चयन। तो इस चयनों में जो पूरा एक समीकरणों पे ध्यान दिए जाएंगे कि समीकरण क्या है, फिर एक अच्छा नेतृत्व कैसे तैयार किया जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा को ये भी देखना पड़ेगा कि अब नया नेतृत्व, सेकंड लीडरशिप, पहले था उस समय 2003 जब हम बात कर रहे थे, उस समय लखी राम जी थे, बलीराम कश्यप जी थे और रमेश बैस भी थे, रमन सिंह जी, अब तो बहुत सारे ऐसे नेता थे वरिष्ठ। अब जो है नया नेतृत्व भाजपा को तैयार करना पड़ेगा, उन नया नेतृत्व के जिनके बड़े से पार्टी को यहाँ मजबूती ला सकें, आगामी
15 से 20 साल तक फिर से कैसे खड़ा कर सके, कौन के बीच समन्वय है। तो इन सब देखते हुए सामाजिक समीकरण क्या है, संघर्ष की क्षमता कितनी है। इस समय जब हम लोग बड़े संगठन के जामल जी और बहुत लोगों से चर्चा करते थे तो उनके कई चीजें जो खलती थी कि ऐसे जुझारू नेतृत्व इस समय छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र जी, वो अभाव कहीं ना कहीं इस समय उनको देखने को मिला। जैसा आप पड़ोस के राज्य देखिए, शिवराज सिंह अपनी मेहनत, अपनी प्लानिंग, अपने संघर्ष के कारण जाने जाते हैं, आज भी बहुत मजबूती से जमे हुए हैं। वैसा नेतृत्व छत्तीसगढ़ में भाजपा में है क्या? उस तरह का जैसा नेतृत्व भूपेश बघेल जैसा संघर्षशील है, उस तरह का नेतृत्व भाजपा में है क्या? या पैदा करने के या बनाने का बड़ा वक्त का फैसला आने का समय है। इस तरह के नेतृत्व को ग्रोन अप करने के लिए या ग्रो अप करने के लिए या पैदा करने के लिए, रजनीश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में इस विषय पर भी चर्चा होती है क्या? रजनीश जी। तिवारी जी और राहुल जी जो विश्लेषण कर रहे हैं बहुत मतलब अंदर तक जाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना, यदि पूरे देश के सिनेरियो को देखे, अभी जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि हम पीक पर हैं, यदि पीक पर आने के पहले की जो चीजें हैं उनको भी यदि ध्यान दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में के हम हिस्सा के रूप में रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ होने के बाद, एक से एक जुझारू लोग रहे जो सीधे जमीन से मेहनत करके, संघर्ष करके, काम खड़ा करके लोगों को बीच में अपनी पहचान बनाई है। और इस कारण छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 15-15 साल तक लगातार राज्य करना ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। अपने संघर्षशीलता पर और लोगों के आशा अपेक्षाओं पर खरा उतर करके हमने किया है। रजनीश जी, अब अभी जो 4.5 साल बीते हैं उसमें तो बड़ा लीडरशिप का अभाव दिखाई दिया। कोई दिखाई नहीं देता था 4.5 साल भूपेश बघेल जो कहते थे सो कहते थे, और कोई पार्टी से अगर आता भी था कोई काउंटर तो वो भी बहुत ऐसा सटीक और सीधा सुलझा हुआ नहीं रहता था। देखिए वरुण जी, मैं इसमें किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं जो अनुभव किया इन 5 सालों में, और जिन चीजों को मैं 1 साल के बाद कहना शुरू कर दिया था कि ये सरकार 101% नहीं बनने वाली, उसके बहुत सारे कारण थे। उन्होंने जो कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते नहीं दिख रही है, एक परसेप्शन जो बना, मुझको लगता है सिर्फ विज्ञापन और इसके दम पर हमको ये लगता था भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त संघर्ष किया, तमाम हमारे लीडरशिप यहाँ मौजूद थे, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा बना दिया गया कि यहाँ कोई कर नहीं रहा। 2 साल कोरोना के कारण उस तरह की आंदोलन नहीं हुए, लेकिन उसके बाद कोरोना काल में भी हमारे सारे लीडर, विधानसभा में हम 15 लोग थे, बाद में 14 लोग हुए, 14 लोग, सब लोग, रामवती और तिवारी जी वहां हमेशा रहते थे, कभी हम उनसे 19 नहीं हुए, 21 ही रहते, 14 लोग मिल करके 71 के उनके बहुमत के आगे भी हमारी जो धार थी, विपक्ष की जो काम है, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो दिया था सबने देखा है। लेकिन एक ऐसा माहौल तैयार किया गया सरकार के आडंबर में कि उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे 2000 से 2003 में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ही नहीं है, सब कांग्रेस में शामिल हो गए, उसी तरह का एक दृश्य बनाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तमाम चेहरे, यंग चेहरे जो आने वाले 20 साल तक अभी लड़ेंगे, जूझेंगे, सरकार के आने के बाद, सरकार के रहने के साथ हम जो परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे चेहरे हैं जी। और सब ने बिल्कुल मिलकर के काम किया, उसका परिणाम है जी। रजनीश जी, आप जो एक नई लीडरशिप की बात कर रहे हैं, मैं शशि भगत जी के पास चलना चाहूंगा। शशि जी, एक बात बताइए, लीडरशिप का डाइवर्सिफिकेशन, वैविध्यकरण, ये तो आपके यहाँ भी नहीं था। 5 साल जिस तरह चला, आपके पूर्व 3 विधायक, उनमें एक मंत्री भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, एक जगह सारी शक्ति केंद्रित हो गई। क्या इसका भी नुकसान हुआ है? क्या नुकसान होता है इस तरह की चीजों का? देखिए, ऐसा है कि किसी भी मंत्रिमंडल के मेंबर्स को काम करने की, उसको डिपार्टमेंट में काम करने की अहमियत रहती है, उसको स्वतंत्रता रहती है, आजादी रहती है। और प्रमुख बिंदुओं पे जैसा कि मुख्यमंत्री चाहे उसी हिसाब से ये रहता है कि कौन सा काम हमको किस दायरे तक करना है, या फिर राज्य मंत्री के स्तर के व्यक्ति को किस स्तर तक करना है, और कैबिनेट मंत्री को किस स्तर तक करना है, और संसदीय सचिव को क्या क्या अधिकार दिया जाना है, ये मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार रहता है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी, स्वतंत्र रूप से सभी मंत्रिमंडल के मंत्रीगण काम करते रहे हैं। ये अलग बात है कि अपनी काबिलियत के अनुसार
सभी व्यक्ति अपने अपने परफॉर्मेंस दिखाते रहे, उनकी समीक्षा भी बीच बीच में होती रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई सेंट्रलाइज कर देगा। और रही सवाल इसका कि कुछ लोगों के आरोप लगाने का, लेकिन हारने के बाद व्यक्ति इतना हतोत्साहित हो जाता है कि कुछ चीजें अनायास इस तरह की बातें आ जाती है जो गंभीर है पार्टी के हिसाब से और पार्टी के अनुशासन के हिसाब से। इस तरह की बात नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर अनुशासन की कड़ी इतनी मजबूत नहीं हो पाई कि हम अपने कार्यकर्ताओं पे त्वरित कार्रवाई कर सके, अपने नेताओं की कार्रवाई कर सके, क्योंकि उस पर मंथन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसके बाद हाईकमान उस पर निर्णय लेता है, उसको नोटिस देते हैं, बकायदे उसकी एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया ये अलग विषय है भगत जी, ये विषय अलग है। लेकिन चुनाव तो संगठन लड़ता है ना, मुख्यमंत्री थोड़ी लड़ता है, सरकार थोड़ी लड़ती है। चुनाव तो संगठन का होता है, संगठन आपका था ही नहीं, पूरी तरह से केंद्रित थे आप मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, ये तो मानना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है। आदरणीय मोहन मरकाम साहब ने अपने संगठन पे काम किया, संगठन के स्तर पे काम किया। उनको तो हटा दिया था ना बाद में, उनको तो हटा दिया था। अच्छे काम की उनको सजा मिली थी शायद। भी संगठन में आया, उसमें कहीं नहीं। जी मजबूत संगठन रही, उसी के बूते पर 2018 के चुनाव लड़ा गया था। अभी 2023 के चुनाव में जरूर हम अपनी बातों को जो सरकार की बातों को हम लोग ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा पाए, उसका नतीजा ये हुआ कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मिला। उनको हम बधाई देते हुए एक बात और कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इतनी साल पुरानी पार्टी है और वो जनता के बीच में दोबारा अपने मनोयोग से अपनी पूरी मजबूती से जाएगी। कहीं ना कहीं चूक अवश्य होती है, उस बात को हम स्वीकार करते हैं और हम आपको बार बार यही बात बोल रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जो नियम है उसके हिसाब से तो कार्रवाई होती है। और सेंट्रलाइज होने की रहा सवाल, बात तो सेंट्रलाइज हुई तब उस समय जब हारने के पहले किन्हीं ने नहीं कहा कि हमारे पावर्स सेंट्रलाइज कर दिए गए हैं। चलिए, तो ये सारी बातें तो कांग्रेस संगठन की हो रही है। शशि भगत जी जिस तरीके से कह रहे हैं, ये तमाम स्थिति अगर नहीं बनती, अगर वाकई में कांग्रेस जीत चुकी होती और सरकार बनाने की ओर बढ़ रही होती, तो शायद इस तरह की बयानबाजी नहीं होती वरुण जी। क्योंकि अब हम अलग अलग मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं और हम देखें तो आदिवासी, ओबीसी वर्ग, कोई महिला वर्ग, क्या ये सारे फैक्टर्स छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद जरूरी है और बेहद काम करने वाले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। हालांकि अमित शाह ने अपने प्रचार रैली के दौरान ओपी चौधरी को कहा था कि बड़ा आदमी बनेंगे और क्षेत्रवासियों के सामने कहा था। जी हाँ, उन्होंने ओपी चौधरी को भी कहा था और विष्णुदेव साय को भी कहा था, कुनकुरी की सभा में भी कहा था, रायगढ़ की सभा में भी कहा था। तो ये एक शब्द था जो बहुत चला मीडिया में। बड़ा आदमी का मतलब मुख्यमंत्री हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी का मतलब ये जरूर होता अहम पद पर। रामावतार तिवारी जी से हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि तिवारी जी, अहम पद क्या, किस तरह का ये बड़ा आदमी था, क्या है इसका मतलब? देखिए, विधानसभा चुनाव चल रहे थे, विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है, अमित शाह जी ने, इसलिए सब कोई अर्थ निकाल रहे हैं उसके मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम से। मंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, लोग मान के चल रहे हैं। उन सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री दोनों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ज्यादातर आकलन इसी तरह के लगाए जा रहे हैं। परंतु अमित शाह जी का इसके पीछे कारण रहा कि चौधरी जी भी कड़े संघर्ष में फंसे थे, विष्णु साय जी भी कड़े संघर्ष में फंसे। ऐसे में वहां पर नेता कुछ बोल दे तो एक कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच एक अच्छा संदेश चला जाता है और लगता भी अच्छा संदेश गया। और ओपी चौधरी जी भी भारी मतों से जीते और विष्णु साय भी भारी मत जीते। अब दूसरी बात कि उनकी योग्यता, तो दोनों योग्य भी हैं। ओपी चौधरी भी आईएएस की नौकरी छोड़कर आए हैं, काम का बेहद अनुभव है, संघर्ष है, तो निश्चित तौर पर उनको कोई पद दिया जाएगा, उस पद में वो सम्मान के साथ उस पद का सही उपयोग करके पार्टी को और सरकार को खड़ा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री रहे हैं विष्णु साय जी, केंद्र का अनुभव है, केंद्रीय नेताओं का, शांत है, कोई विवाद नहीं है और समन्वय करने की क्षमता है उनके अंदर सबके। एक आदिवासी चेहरा है, जो आदिवासी चेहरा की बात बहुत बार की जा रही है, तो इस नाते कहेंगे तो वो एक बेहतर स्थिति में है। ठीक है, अब इसका किस तरह अर्थ लिया जाता है, ये चुनाव के वक्त बहुत सारी बातें कही जाती है, उसका अर्थ क्या निकाला जाता है ये भी देखना होगा। और लगातार हम क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा कर रहे हैं और हम लगातार पैनल से भी डिस्कशन कर रहे हैं और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन हो सकता है।